नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन और आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि सत्तासीन पार्टियां आखिर अपनी तरफ उठने वाली आवाजों पर या अपनी आलोचना पर राष्ट्रवाद का तोहमत लगा के, राष्ट्र विरोधी बता के उन आवाजों को और दबाने की कोशिश करती हैं। ये सत्ता का चरित्र बनता जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी और हमारे साथ आप जो तीसरे व्यक्ति फ्रेम में देख रहे हैं, वो हैं रामानुज सिंह जी, जो कि संस्थापक हैं एक राष्ट्रीय सुरक्षा दल के। आज हमने उनको विशेष रूप से इनवाइट किया है इस चर्चा के लिए। विनय जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सिंह नमस्कार साहब, जी। बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। सिंह साहब, जैसे कि मैंने बताया कि विषय यही है कि सत्तासीन पार्टियां क्यों अपनी तरफ उठने वाली आलोचना या आवाज को राष्ट्र विरोधी बता के और उन पर कार्रवाई की धमकी या कार्रवाई करने का फैसला लेके उनको दबाने की कोशिश करती हैं और अब ये चरित्र बनता चला जा रहा है इन पार्टियों का। तो अगर एक स्वस्थ आलोचना नहीं होगी लोकतंत्र में, तो फिर ये कैसा लोकतंत्र? और ये अब आदत सी बन गई है। क्या कहना चाहेंगे विनय जी? क्या आपका मानना है? देखिए, सबसे पहले तो राजेंद्र जी आपका धन्यवाद। आपने चर्चा में मुझे आमंत्रित करके मेरी राय जानना चाहा है। मैं इस बारे में आप सबका आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में 12 साल हो गए तो सत्ता परिवर्तन हुए। पहले कांग्रेस पावर में रहती थी और पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या यूँ कहें एनडीए की सरकार है। शुरू हुए जब 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 5 साल तक उन्होंने कुछ अच्छे काम करने की कोशिश की, जैसे कि मुझे उनका सबसे बेहतरीन काम लगा स्वच्छ भारत अभियान। बाद में वो केवल एक खानापुरी होकर रह गया, फोटो सेशन होकर रह गया। उसके बाद जब सेकंड टर्म आता है 2019 में, उनको लगता है कि अब हमारी सरकार बनने नहीं जा रही है। इसके लिए उन्होंने तोड़-फोड़ की राजनीति शुरू की। जिस तरीके से कार आपके जो वहाँ पे फौज में 40 जवान मारे जाते हैं बम विस्फोट में, उस मुद्दे पर सरकार ने उन अमर शहीदों के नाम पर जब वोट मांगने की कोशिश की, या मांगने की कोशिश नहीं बल्कि लोगों को बरगलाकर ऐसी अपील की ताकि लोग भावनाओं में बहकर उनकी सरकार बदल दें। दूसरी बार जो सरकार बनी, मैं तो ये कहूँगा कि उनकी सरकार बनने वाली नहीं थी। लेकिन आप देश की जनता के बारे में जानते हैं, कितनी भोली मासूम जनता है, उसकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। उन्होंने भावनाओं में बहकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बना दी। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, या एनडीए की सरकार ना कहकर मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, वो जैसा चाहते थे वैसा हुआ। विपक्ष था नहीं, विपक्ष की तो इतनी भी हैसियत नहीं थी कि संसद के सदनों में अपना नेता प्रतिपक्ष खड़ा कर दें। तो इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से मनमानी करते हुए अपने अपने राजकाज को संभाला, और ये मान लीजिए कि विपक्ष के ना होने की वजह से देश का बेड़ा गर्क हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल है, उसके बावजूद कोई आवाज नहीं उठा सकता। जो कोई आवाज उठाएगा संसद में लोकसभा स्पीकर हो या चेयरमैन हो राज्यसभा के, वो आवाज दबाने का काम करते हैं। वो एक तरीके से ये मान लीजिए कि दोनों ही अध्यक्ष और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है तो विपक्षी दल के नेताओं को हूट किया जाता है, उनको ये बता दिया जाता है कि ये देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी वो जी ये जी चाहते ही नहीं है कि कोई उनके खिलाफ में आवाज उठाए। आवाज उठाने जी के लिए दिलचस्प बात यह है कि इस देश की मीडिया एकदम से बिल्कुल निकृष्ट हो गई है। ये मान लीजिए कि किस तरीके से एक सत्ता के समर्थन में नतमस्तक होकर मीडिया आपको सामने जी नजर आती है। जी दिन जी भर जी वही एजेंडे चलते रहते हैं। तो अब मेरा यही कहना है कि अगर किसी ने सवाल किया, चाहे वो छात्र हो, बेरोजगार युवा हो, किसान हो, समाज का कोई भी तबका अगर सरकार से सवाल करने की जरूरत करता है, तो उसके खिलाफ में देश की सारी जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है। चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो छात्र हो, प्रदर्शन कर रहे हो छात्र हो, उन सबको के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कि वो अपराधी हो। जी जी बर्बरता के साथ उन पर लाठियां चलती हैं। जी ये गोयल जी सरकार ये वादा करके आई थी कि 2 करोड़ सर्विसेज हम देंगे युवाओं बेरोजगारों को। ये कह के आई थी कि 15 लाख हर किसी के खाते में जी आएंगे। जी जी अभी इसके एजेंडे पे नहीं जा बावजूद रहे। जी अभी एजेंडे पे है, नहीं जा रहे। आज हमारा सब्जेक्ट यही है कि हाँ, आखिर आवाज तो दबाने की मैं यही कोशिश कह रहा हूँ कि आवाज बंद करने के लिए बने कोशिश देश और की मीडिया जितनी सुरक्षा मीडिया मीडिया का अहम रोल होता है जनता की आवाज को उठाना, उठाना सबसे जनता की बड़ी बात बात को यही कहना। होती है। जी और जी दूसरा चारा हमारे हाथ में होता है। मीडिया के बाद वो होता है हमारे सांसद जो हमारी बात संसद में उठाएं, जिसको पूरा जी देश देखे। हमारे साथ जी एक पार्टी के संस्थापक सिंह साहब हैं, रामानुज जी। रामानुज जी, आप कैसे इसको देखते हैं? क्या आपने एक पार्टी बनाई, आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे, आप कैसे देखते हैं? क्या जो विनय जी ने महसूस किया कि आवाजें दबाई जा रही हैं या विपक्ष को कमजोर करने की लगातार साजिश, पहले तो था ही नहीं, जब था तो उसको कमजोर किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? सभी दर्शकों को, आप लोगों को नमस्कार करता हूं मैं। और मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार को बीजेपी नहीं चला रही है। मेरा मानना है इस सरकार को आरएसएस चला रही है। आरएसएस इसलिए चला रही है, आरएसएस पहले कहती थी गोरकुल होना चाहिए। 500 साल जब पीछे जाएंगे तो यही हाल होगा सर। और ये सरकार और आरएसएस मिलके हिंदुस्तान के पब्लिक को गुलाम बना दिया है। गुलाम बना दिया है, उसमें हम भी हैं, शायद आप लोग भी होंगे। सबको इन्होंने गुलाम बना दिया है। कांग्रेस के सरकार में आप देखते थे, कांग्रेस या किसी की सरकार रहा होगा, अटल जी या जो भी इसके पहले सरकार रहा होगा, हर सरकार में लोग अपना विरोध करते थे और सरकार विरोध को मानती थी। जिस विषय पे लोग विरोध करते थे उस विषय को लेके सरकार अच्छी तरह सोचती थी, गहन छानबीन करने के बाद उस पर कार्रवाई करती थी। लेकिन ये 12 साल में देखिए सिर्फ एक ही चीज दिखता है, गुलामी का लक्षण। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, हिंदुस्तान के लोगों के रगों में जो खून है वो गुलामी का खून है। इसीलिए आज ये 12 साल में, आज के समय में ये हाल हो गया है। गुलामी के कगार पे ये देश पहुंच गया सर। क्या नहीं बिक गया इस देश में? अभी देखिए किसानों के लिए जो अमेरिका से डील हो रहा है, उस डील में क्या होगा। वैसे भी इस हिंदुस्तान में ये सरकार सब कुछ तो बेच डाली है, कुछ नया बनाई हो तो आप बताइए। तो ये सब गुलामी का लक्षण है। इसमें 14 से 15 लाख करोड़ रुपए ब्याज देना है। सरकार की जीडीपी कितनी है? जीडीपी के बराबर तो इस देश में कर्जा हो गया है। ये देश विश्व गुरु कहां बन रहा? खुद आप देख लीजिए। विश्व गुरु का नाम देकर देश के युवाओं को भ्रमित करके इस देश के लोगों को आरएसएस और बीजेपी मिलके गुलाम बना चुका है। गुलाम बना चुका है सर। अब कहीं कोई जा नहीं सकता। मार्केट में देखिए, कंपनी में देखिए, कहीं काम नहीं है, रोजगार नहीं है। देश के युवा रोजगार की बात नहीं करता है। और ये बीजेपी आरएसएस रोजगार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। शिक्षा में देखिए सिर्फ लुटाई के अलावा और कोई काम हो रहा? शिक्षा कहीं आपको दिख रहा सर?
सरकारी जो भी स्कूल होते थे सारे उत्तर प्रदेश में तो बंद हो गए, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी बंद हो जाएंगे 1-2 साल में। तो जिसके पास पैसे नहीं है वो प्राइवेट स्कूल में कहां पढ़ा पाएगा। आज के समय में अभी मार्च में स्कूलों में बच्चों का पेपर है। अगर आपको हमारी बात पे बिलीव ना हो तो जिस दिन पेपर शुरू होगा किसी प्राइवेट स्कूल के गेट पे आप खड़े हो जाइएगा, आप देखिएगा फीस के वजह से कितने बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे। ये स्थिति क्यों है? ये सब गुलामी का जो लोगों के अंदर चढ़ा हुआ है, खून में गुलामी है, उसी की देन है कि लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। हर आदमी सोच रहा हम अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन वो पढ़ाएगा कैसे? उसके पास व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो पढ़ाएगा कैसे? तो विषाद क्या है कि वो अपनी आवाज को कैसे उठाए, मीडिया कहेगा नहीं। सोशल मीडिया का दौर चला तो उसको भी कभी किन्हीं तरीकों से उसको भी दबाने की कोशिश बंद करने की जाती है ना, उसको भी बंद करने की कोशिश की बंद जाती करने है, की धमकी दी जाती है। दूसरे जो इधर बाढ़ सी आई, जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के बोलना शुरू किया, चाहे वो लेखक और बुद्धिजीवी पत्रकार रहे हो, बरबर राव, सुधा भारद्वाज और तेल तुंबड़े, जो महाराष्ट्र वाले, क्या नाम उनका, आनंद तेल तुंबड़े, ये ऐसे लोग हैं जिनपे कठिन धाराएं यूएपीए जैसी लगा दी गई, जिन्होंने पूरा भोगा और कुछ तो अभी तक जेल में है। तो एक को मैसेज दिया जाता है डराने का, एक के ऊपर जब यूएपीए लगा दिया जाता है तो 10 लोग डर जाएं। सरकार का ये चरित्र बन गया। अभी करंट 2 महीने पहले की बात है, वांचलुंग का देख लीजिए, जेल में डाल दिया गया। वो अभी तक सही थे, और उन्होंने जब अपनी समस्याओं को या लद्दाख की समस्याओं को उठाना शुरू किया तो वो भी देशद्रोही हो गए। तो सवाल ये उठ खड़ा हुआ है गोयल जी, क्या इन आवाजों को, जो आवाजें जो दबा दी जा रही हैं, आलोचना बिल्कुल सुनना नहीं चाह रही है, क्या अब आप कोई एक रोशनी की किरण देखते सोशल मीडिया को, जो छोटा छोटा अंधेरे सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये दिया कभी रोशनी फैला सकता है? आप इसको कैसे देखते हैं? हम आप जैसे बात कर रहे हैं। हमेशा से आशावादी रहा हूं। जब रावण और कंस जैसे का अभिमान नहीं चला तो ये तो शुद्ध मानव है, महामानव ही समझ लीजिए इनको। सत्ता का परिवर्तन देर सवेर होता है। कांग्रेस का भी एक समय था जब वो विपक्ष को कुछ नहीं समझते थे। आज ये स्थिति है, पिछले 12 साल से कांग्रेस की स्थिति एक क्षेत्रीय दल के रूप में सिमट कर रह गई है। कितने जाने इस 15-12 साल के अंदर चुनाव हुए, कांग्रेस की स्थिति बदतर ही गई। लेकिन 2024 के बाद से, के आम चुनाव के बाद से ये लगने लगा कि जनता चेत रही है। जितनी भी चोट भारतीय जनता पार्टी को लगी है वो जनता की वजह से ही लगी है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें कि 37 सीट समाजवादी पार्टी को मिली, 6 सीट कांग्रेस को मिली, 43 सीट की चोट भारतीय जनता पार्टी को लगी है। उसकी तिलमिलाहट अभी भी देखी जा रही है। ये देखिए कि अभी भी वर्तमान में यूपी की राजनीति जिस तरीके से देखी जा रही है, यहाँ पर जो हालात दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में फजीयत होना निश्चित दिख रही है। ये बात दूसरी है कि उनके पास सारे संसाधन हैं, सबसे बड़ी पार्टी है देश की, कार्यकर्ता है उनके पास में, संसाधन है, धन दौलत है, तो इन सब का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। आपको याद होगा कि बिहार में किस तरीके से पासा पलट दिया, जहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ उमड़ती थी। लोगों को लग नहीं रहा था कि बिहार में जितना बुरा हाल हुआ है महागठबंधन का होगा। इसमें कहीं ना कहीं चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा, लेकिन हमें लगता है कुछ सोशल मीडिया की आहट और उसी की एक जो रोशनी है, जो दिया है, जो टिमटिमा रहा है, जो बढ़ रहा है, लगता है उसी की रोशनी का कमाल है कि कम से कम जो चीजें सामने आई और यूपी का रिजल्ट आपके सामने है। हालांकि उन्होंने बिहार में उसको रिपेयर करने की कोशिश की अपनी तरीके से, एसआईआर के बिना पे, वो बात अलग है, लेकिन आवाजें मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के माध्यम से अब उठने लगी हैं।
ऐसा मेरा मानना है। और यही आप भी कहना चाह रहे हैं कि बात मैं- दबाने के बाद भी बात दब नहीं रही है। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बेंगलोर में एक सभा करके प्रेजेंटेशन देके बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है, लाखों वोटों की हेराफेरी हो रही है। हरियाणा चुनाव का भी उन्होंने खुलकर खुलासा किया। दूसरी चीज, महाराष्ट्र में भी अब शिवसेना और मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में दिखाया कि किस तरीके से वोटों की हेराफेरी की गई है, किस तरीके से वोटिंग लिस्ट से भारी संख्या में कटौती की गई और भाजपा समर्थक लोगों के वोट जोड़े गए। इस सब के बावजूद सबसे जो साफ चीज मुझे नजर आ रही है कि संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरीके से निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करती नहीं दिख रही हैं। हमें तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जो अदालतें हैं, अदालतें भी सत्ता के साथ साथ कदम ताल करती नजर आ रही हैं। आप सब बिल्कुल करंट का इश्यू देख लीजिए, जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो वहां के जो सीबीआई है, उन्होंने किस तरीके से बड़ी बेअदबी से ये कह दिया कि आप सीधे यहाँ क्यों चले आए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अब आप सोचिए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ में वहां का हाई कोर्ट क्या कोई कदम उठा सकता है? इसी तरीके से सीबीआई ने यह भी कह दिया कि आप हाई कोर्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं, हाई कोर्ट की प्रतिष्ठा पे दांव लगा रहे हैं, और न जाने ऐसे तर्क दिए जिसको कि आम आदमी भी समझ सकता है कि यह सिर्फ पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है। उनको मालूम है असम मामले में अगर उन्होंने कुछ करा तो सरकार का बहुमत देख लीजिए, एक सीबीआई को एक वकील उठा के सरेआम कोर्ट के अंदर जूता मार देता है और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। ये समझ लीजिए कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं डरी और सहमी है, कोई भी सरकार या सत्ता दल के खिलाफ में एक्शन लेने से घबराता है। मुझे तो ऐसा ही लगा। रामानुज जी, विनय जी ने जैसे बताया कि अब सोशल मीडिया आवाज अंगड़ाई ले रहा है और ले चुका है, उसका परिणाम सामने है। संस्थाओं को तो डगमगाया गया, लेकिन जनता ही जागरूक होगी तो संस्थाएं भी सीधी हो जाए होंगे। वही मार्केट में देखिए कि जिनका अपना शॉप है, मार्केट है, उसका तो जो भी दुकान वो मतलब ऑफिस खोल रखा, दुकान चला रहा है, वो चल रहा है। जो किराए पे है 6 महीने बाद खाली कर देता है, फिर दूसरा आ जाता है, 6 महीने वो भी इधर उधर से पैसे लेके देखता है चल जाएगी, नहीं चलता है वो भी बेचारा बंद करके चला जाता है। लाइन लगी पड़ी है साहब। स्थिति तो नीचे तबके में इतनी खराब है कि आपको बता नहीं सकता। नीचे तबके की आवाज, ये जो आप मीडिया की बात किए हैं, बड़े मीडिया की, वो नीचे तबकों की बात ऊपर आने कहां दे रही है? ऊपर नहीं वो आने देगी। ऊपर आएगा तो लोगों को जानकारी होगा। नीचे आप देखिए, नीचे स्थिति बहुत भयानक है। लेकिन कभी भी आम जनता का गुस्से का जो बम है वो फूट सकता है। अब फूटेगा तो कोई नेता बचेगा नहीं, मान लीजिए। हमें ऐसा लग रहा है 1-2 साल और देखिए, उसके बाद वो आम जनता का जब बम फूटेगा तो ये नेता दिखेंगे नहीं। जितने एमपी एमएलए हैं आज मजे ले रहे हैं ना, ये लोग दिखेंगे नहीं, को कुछ नहीं मिल रहा। जो हमारा हाल है, आपका हाल है, वही नीचे वालों का हाल है। मलाई तो सिर्फ ऊपर वाले काट रहे हैं साहब। स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। जी, बहुत धन्यवाद रामानुज जी। देखिए, बात सामने आई कि सत्ता का चरित्र निरंतर बदलता जा रहा है। पहले सत्ता में पार्टियां काबिज होती हैं बड़े बड़े सपने दिखा के, हमारे खिदमतगार बन के, लेकिन जैसे ही सत्ता हासिल हो जाती है वो अपने कारनामे दिखाने लगते हैं और उस आने वाली आवाज को, उस आने वाले हर कानून को वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बनाते हैं या आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं कि सारी चीजें उनके ही माफिक होती रहें और वो निरंतर सत्ता में बने रहें। यही सत्ता का चरित्र है। निरंतर बुद्धिजीवी, पत्रकारों और लेखकों को दबाए जाने का, यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपना बना के कानून को अपने हिसाब से चलाकर अब वो सोशल मीडिया को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि गोयल जी ने बताया। लेकिन जनता में अब जागरूकता आई है, जनता भी समझ मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए